जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि TRE 3.0 का भी पेपर सॉल्व करा दिया है। बिल्कुल, आज हम BPSC TRE 3.0 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो बाकी के 9 क्वेश्चंस आई थिंक रह गए थे TRE 2.0 के, उसको भी आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो देर नहीं करेंगे, जो भी साथी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। BPSC TRE 3 और TRE 2 इन दोनों पेपर का आप एनालिसिस करोगे तो TRE 4 में आपको 100% बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़, थोड़ा इंग्लिश देख के आप लोग डर जाते हो, है ना। सो इंग्लिश की बात ये है कि इंग्लिश फिज़िकल एजुकेशन में बहुत मस्ट है साथियों, ठीक है। हिंदी में मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरी मैक्सिमम वीडियोस हिंदी में ही रहती है और बाइलिंगुअल होती है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखता हूँ, बट अब इसका हिंदी कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी मेरे को, बहुत टाइम टेकन हो जाता है। बट कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें। और इतनी टफ इंग्लिश नहीं है इन पेपर्स की कि आप समझ भी ना पाओ यार। आप फिज़िकल एजुकेशन टीचर बनने जा रहे हो, आप ग्रेजुएट लेवल पर हो, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, और आप इतनी नॉर्मल इंग्लिश से भी अगर आप डर रहे हो तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आगे इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको एज ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट इंग्लिश आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर आप फिज़िकल एजुकेशन टीचर बन जाते हो तो, ठीक है। बट मेरी कोशिश यही रहती है, अब मेरे सारे वीडियोस में आपने देखा होगा मैं बाइलिंगुअल ही यूज़ करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में आ जाती हैं तो मेरे को करानी पड़ती हैं, ठीक है। सो थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी पढ़ लो, ठीक है। बाकी मैं एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ, ओके। चलिए, बाकी आप परेशान ना हो, इसका हिंदी वर्ज़न भी मैं करवा दूँगा, ओके। जो भी मेरे भाई बंधु हिंदी मीडियम से हैं उनको हम हिंदी में भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सो उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा विजिबल। पहला सवाल क्या कह रहा है साथियों, यो क्वेश्चन नंबर 1 इज असर्शन और रीज़न बेस्ड। देखो BPSC TRE 4 में ना भर भर के असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, कथन और उसका कारण, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको TRE 4.0 में देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, असर्शन इसका है, फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू कल्चरल इंटीग्रेशन बाय ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टुगेदर, ओके। इसका रीज़न है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ provide opportunities for participants to learn about customs, traditions and ways of life of others, okay। अरे भैया ये ऑटो एज द फोकस कहाँ से आ गया, एक सेकेंड बस, ठीक है। चलिए, so physical education contributes to cultural integration by bringing individuals from different cultures together, ठीक है। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि व्यक्तिगत रूप से अलग अलग कल्चर्स को एक साथ लाने का काम करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, जो खेल और शारीरिक गतिविधियां हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं जो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है उसको, और उनके लिए, और लर्न अबाउट कस्टम्स, ट्रेडिशन, उनके ट्रेडिशंस क्या है, किस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें सीखने में उनकी मदद करते हैं। ये इसका रीज़न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स कल्चरल इंटीग्रेशन बाय ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टुगेदर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक व्यक्ति को अलग अलग कल्चर्स के साथ बहुत सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बहुत सी ढेर सारे हमें ट्रेडिशंस, अलग अलग लाइफ स्टाइल्स, ठीक है,
स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान होता है। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? व्हाट डज मूवमेंट एजुकेशन एम्फेसाइज रिगार्डिंग इंडिविजुअल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स? ठीक है, व्हाट डज मूवमेंट एजुकेशन एम्फेसाइज रिगार्डिंग इंडिविजुअल सॉल्यूशंस प्रॉब्लम? व्यक्तिगत रूप से जो परेशानियां हैं मूवमेंट एजुकेशन में, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? व्हाट डज मूवमेंट्स एजुकेशन एम्फेसाइज रिगार्डिंग इंडिविजुअल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स? ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड मेथड्स, टीचर गाइडेड मूवमेंट्स, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड फ्रीडम, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, व्हाट डज मूवमेंट एजुकेशन एम्फेसाइजेस रिगार्डिंग इंडिविजुअल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम? सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड फ्रीडम। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है भैया? थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेल्बर्ट ओवरट्यूफर व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? डेल्बर्ट ओवरट्यूफर के द्वारा फिजिकल एजुकेशन क्या है भैया? ठीक है, सम ऑफ मैन फिजिकल्स एक्टिविटीज़। ठीक है, व्यक्तियों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनका जोड़ है। इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन्स परफॉर्मेंस, इंसानों की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है, इन्हांस करता है, बढ़ाता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस, जो भी आपकी होल पूरी जो शैक्षिक प्रणाली है, प्रक्रिया है, ठीक है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अहम हिस्सा है। मोर देन वन ऑफ द अबव, एक उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्बर्ट ओवरट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है भैया? क्या है बताओ? डेल्बर्ट ओवरट्यूफर के हिसाब से शारीरिक शिक्षा क्या है? क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। डेल्बर्ट ओवरट्यूफर की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे कि एक डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि भैया ये डेफिनेशन किसकी है। ठीक है, अब क्या आता है, डेफिनेशन के कुछ पार्ट अलग अलग राइटर्स के दे दिए जाएंगे, ठीक है, दार्शनिकों के दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि उस राइटर में से इसमें का या उस दार्शनिक का कौन सा कथन इसमें से है। तो ये थोड़े घुमाते हैं प्रश्न, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट ही डेफिनेशंस हैं कुछ लोगों द्वारा, उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एक्सक्लूसिविटी ऑन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, जो कल्चरल इंक्लूसिविटी है, ठीक है, उसका एनालाइज, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो हमें मैच करना। ठीक है, ट्रेडिशनल गेम्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स दे रखा है, मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शंस, इंक्लूसिव डांस फॉर्म्स, एडेप्टिव स्पोर्ट्स, डाइवर्स एबिलिटीज़। ठीक है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, स्किल डाइवर्सिटी, सोशल कोहेंसन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो ट्रेडिशनल गेम्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर्स के, ठीक है, जो ट्रेडिशनल गेम है, ट्रेडिशनल गेम्स मतलब जो पुराने गेम हैं, जैसे सपोज दैट गुल्ली डंडा भी एक ट्रेडिशनल गेम था पुराने ज़माने का, है ना, ऐसे बहुत से ट्रेडिशनल गेम्स हैं। तो डिफरेंट कल्चर्स के लिए बात कर रहा है, ट्रेडिशनल गेम्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों? सोशल कोहेंसन इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, सोशल कोहेंसन। फिर कह रहा है मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन, मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कनेक्ट करेगा, ऑप्शन डी के साथ। फिर
थर्ड वन है इंक्लूसिव डांस फॉर्म्स की बात करेंगे तो ये कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। और आखिरी बच गया आपका अडेप्टेटिव स्पोर्ट्स डाइवर्स एबिलिटीज, सो दैट इज स्किल डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर उतनी चीज। सो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल क्या कह रहा है भैया? 5th क्वेश्चन आपके सामने, हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ ई स्पोर्ट इन फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू स्किल डेवलपमेंट? क्या कह रहा है? ई स्पोर्ट का फिजिकल एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन है साथियों? ठीक है, इट इन्हांसेस फिजिकल स्किल एनहांसमेंट, ठीक है, ये आपकी फिजिकल, इट एनहांसेस फिजिकल स्किल एनहांसमेंट, जो फिजिकल शारीरिक स्किल जो बढ़ी हुई है उसको और एनहांस कर देता है। इट प्रमोट्स सेडेंटरी बिहेवियर को प्रमोट करता है, ठीक है, उसका प्रचार करता है। इट इन्हांसेस कॉग्निटिव एंड स्ट्रेटेजिक स्किल, कॉग्निटिव और स्ट्रेटेजिक स्किल्स जो होती हैं उसको इन्हांस करता है, बढ़ाने का काम करता है। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या कह रहा है? हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ ई स्पोर्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो जो ई स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है स्किल डेवलपमेंट में वो है आपका कॉग्निटिव एंड स्ट्रेटेजिक स्किल्स को इन्हांस करना, बढ़ा देना, ठीक है, कॉग्निटिव और स्ट्रेटेजिक स्किल्स को बढ़ाना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है? इन ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, व्हाट इज द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ द वैल्यू परसूट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन में ये जो प्रिंसिपल है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, इसकी वैल्यू क्या है ये पूछा है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है यहाँ पर, ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है। क्या कह रहा है? अचीविंग परफेक्शन विदाउट एक्नॉलेजिंग इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड रीचिंग वंस पर्सनल बेस्ट, discouraging the acknowledgement of individual achievements, more than one of the above or none of the above. Pursuit of excellence, pursuit of excellence, हाँ इसकी वैल्यू पूछ, pursuit of excellence बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस। देखो परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस का मतलब होगा आपका, इसकी जो वैल्यू होगी, ये कंट्रीब्यूट करता है आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड रीचिंग वंस पर्सनल बेस्ट, उस आदमी का कितना पर्सनली वो बेस्ट हो सकता है, उस बेस्ट को रीच वहाँ तक पहुँचने की बात वैल्यू होती है परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? हाउ डज द ओलंपिक वैल्यू ऑफ फेयर प्ले, ठीक है, ओलंपिक वैल्यू ऑफ फेयर प्ले एक्सटेंड बियॉन्ड स्पोर्ट्समैनशिप इन एजुकेशनल सेटिंग, ओके, हाउ डज द ओलंपिक वैल्यू फेयर प्ले एक्सटेंड बियॉन्ड स्पोर्ट्समैनशिप एजुकेशनल सेटिंग। तो एजुकेशन के अंदर जो फेयर प्ले वाली बात हो रही है, स्पोर्ट्समैनशिप से भी बियॉन्ड जाकर इसकी क्या वैल्यू होगी या इसका क्या वैल्यू क्रिएट करेगा? इनकरेजेस अ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, एडवोकेट्स फॉर इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोट्स एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड इंटीग्रिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके माइंड कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को क्या बोलते हैं, प्रतियोगात्मक जो आपका माइंडसेट होता है उसको बढ़ावा देता है, एनकरेज करने का काम करता है फेयर प्ले, ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेस हों वो बराबर तरीके से बांट दिए जाएं या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए,
उसके लिए फेयर प्ले होता है, सबको बराबर समान अवसर प्रदान हो। प्रमोट्स एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड इंटीग्रिटी, हाँ जो एथिकल डिसीजन है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी अबव और नॉन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। तो जो फेयर प्ले की बात होती है, इट विल बी प्रमोट्स एथिकल डिसीजन एंड मेकिंग इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्रमोट्स एथिकल डिसीजन मेकिंग इंटीग्रिटी, सही डिसीजन होना चाहिए। इस चीज़ पे ज़्यादा फेयर प्ले का मतलब होता है कि जो भी निर्णय लिए जाए वहाँ पर वो सही तरीके से ले, ये इसकी वैल्यू होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, मैच द फॉलोइंग कीपिंग इन माइंड हाउ, मैच द फॉलोइंग करना है अपने दिमाग में रख कर कि हाउ द ओलंपिक वैल्यूज अलाइन विद द गोल्स ऑफ एजुकेशन। जो ओलंपिक वैल्यू है वो एजुकेशन में उसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ठीक है। जॉय, एफर्ट, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। इसको मैच करना है मोरल वैल्यू से, फिजिकल फिटनेस से, कैरेक्टर डेवलपमेंट से और सोशल इंटरेक्शन से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। जॉय ऑफ एफर्ट की बात करें तो ये आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। वहीं फेयर प्ले की हम बात करें तो ये आपका सोशल इंटरेक्शन की बात करता है, ठीक है। और थर्ड है रेस्पेक्ट अदर्स की हम बात करें तो ये मोरल वैल्यूज़ की बात करता है, ठीक है। और परस्यूट एक्सेलेंस आपका फिजिकल फिटनेस की बात करता है, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। ऑप्शन 8 का सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 8 का सी, ओके। चलिए 8 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वां सवाल क्या कह रहा है, अनदर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, असर्शन क्या है, ओलंपिक एजुकेशन फोस्टर्स कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ओलंपिक एजुकेशन फोस्टर्स कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो ओलंपिक एजुकेशन का फोस्टर है वो क्या है, एक कल्चरल एक्सचेंज और उसके तालमेल के ऊपर डिफरेंट करता है। कैसे कल्चरल को एक्सचेंज किया जा रहा है और आपस में तालमेल भी है ना। तो उसका क्योंकि एक्सपोजर टू डाइवर्स कल्चर थ्रू ओलंपिक वैल्यू प्रमोट्स ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। एक्सपोजर टू डाइवर्स कल्चर थ्रू ओलंपिक वैल्यूज प्रमोट ग्लोबल सिटीजनशिप, विश्व लेवल पे, ठीक है, वैल्यू को अलग अलग कल्चर्स को प्रमोट करता है, ठीक है। ओलंपिक एजुकेशन फोस्टर्स जो होता है, तो क्या ये सही है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है साथियों, 10वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ ओलंपिज्म इन शेपिंग वैल्यूज इन एजुकेशन। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, किसके रिगार्डिंग, जो भी ओलंपिज्म का रोल है, किसके लिए, एजुकेशन को एक अच्छे शेप में लाने के लिए, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को बढ़िया तरीके से करने के लिए क्या है। ओलंपिज्म एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल अचीवमेंट, व्यक्तिगत अचीवमेंट को एम्फेसाइज करता है, या ओलंपिज्म प्रमोट्स रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप, आदर और दोस्ती को बढ़ावा देता है, डिस्करेज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को डिस्करेज करता है, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी अबव और नॉन ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। 10वें का क्या करता है, क्या कह रहा है, रोल ऑफ ओलंपिज्म इन शेपिंग वैल्यूज इन एजुकेशन, ये आपकी रेस्पेक्ट और फ्रेंडशिप को बढ़ावा देता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इट प्रमोट्स रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। ओलंपिज्म की बात करें तो अगला सवाल है, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ योगा इन प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ योगा, योगा का रोल हमें एक्सप्लेन करना है, जो कि क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है, आपकी जो मेंटल स्वास्थ्य है उसको प्रमोट कर रहा है कि अच्छा रहे,
एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो आपकी डेली रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जो डिजीजेस हो रहे हैं, जो रोग हो रहे हैं, उससे बचाव का काम करता है। तो ये रोल किया, तो इसको आप इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट दिखाना है कौन सा सही रोल होगा। योगा प्राइमरीली फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस, ठीक है, ये मेन रूप से आपके फिजिकल फिटनेस पे फोकस करता है। योगा इनहांसेस मेंटल क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ रेजिलेंस, रिड्यूसिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस रिस्क। ओके, ये आपकी मानसिक क्लियरिटी को या मानसिक चेतना जिसको हम बोलते हैं, मेंटल क्लियरिटी, और आपके तनाव को और आपकी जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं, रोग होते हैं, उनको कम करने का काम करता है। योगा हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ, आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पे कम इम्पैक्ट करता है, कम प्रभाव डालता है। ठीक है, 3 ऑप्शन है, इसके नीचे जो 2 ऑप्शन होंगे वो होंगे मोर देन वन ऑफ दी अबव और नॉन ऑफ दी अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। योगा इनहांसेस मेंटल क्लियरिटी एंड स्ट्रेस रेजिलेंस, रिड्यूसिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस रिस्क। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? 12, को रिलेट डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस विद देयर पोटेंशियल बेनिफिट्स इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। ठीक है, अलग अलग योगासन दे रखे हैं और इससे कौन सी चीज़ें सही होती हैं इन योगा को करने से, वो हमें मैच करना है। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा। मेडिटेशन मीन्स ध्यान, प्राणायाम है, आसन है। ठीक है, योग निद्रा, इसको हमें मिलाना है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर्स, आपके पोस्चर यानी आपके जो भी खड़े उठने बैठने का तरीका होता है, आपके पोस्चर आपके आसन को इम्प्रूव करता है, शरीर की लचक को बढ़ाता है। स्ट्रेस रिडक्शन एंड एनहांस रेस्पिरेटरी फंक्शंस, आपके रिडक्शन का स्ट्रेस तनाव कम करता है और आपके रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र का जो फंक्शन है उसको बढ़ाता है। इंक्रीज माइंडफुलनेस एंड इमोशनल वेलबींग, इन्हांस रिलैक्सेशन एंड बेटर स्लीप, आराम और अच्छी निद्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो आसन की बात करेंगे तो आसन का इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? आसन की बात करेंगे तो आसन आपके पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, अच्छा करता है। प्राणायाम की बात करेंगे तो प्राणायाम क्या करता है? इसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, तो स्ट्रेस रिडक्शन एंड इन्हांस रेस्पिरेटरी फंक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक और आउटटेक, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन ज़्यादा होता है, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन को बढ़िया करता है। फिर मेडिटेशन की बात करेंगे तो इंक्रीज माइंडफुलनेस एंड इमोशनल वेलबींग, योग निद्रा, इन्हांस रिलैक्सेशन एंड बेटर फॉर स्लीप। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहला सवाल इसका, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। नाउ 13वां सवाल क्या कह रहा है भैया? एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड द करस्पॉन्डिंग योगा प्रैक्टिसेस दैट कैन हेल्प मैनेज प्रिवेंटिंग देम। अलग अलग जो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से जो रोग होते हैं उसको किन योगा से करके हम सही कर सकते हैं वो मैच करना है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एंजाइटी एंड स्ट्रेंथ, इंसोम्निया। ठीक है, चलिए हाइपरटेंशन क्या होगा इसका सही जवाब? हाइपरटेंशन की बात करें तो ये आपका मेडिटेशन से, ध्यान से सही हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज़ की बात करें तो ये आपका सूर्य नमस्कार करने से सही हो सकता है, कंट्रोल में रह सकती है। एंजाइटी, थकान और तनाव एंड स्ट्रेस, थकान और तनाव आपका प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल, आपकी श्वास पर कंट्रोल करके आप इसको अच्छा रख सकते हो। इंसोम्निया जो डिजीज़ है वो योगा फॉर रिलैक्सेशन एंड योग निद्रा से सही की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ योगा फिलॉसफी इन एजुकेशन कैन कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। ठीक है, मतलब योगा की जो फिलॉसफी है, क्या बोलते हैं इसको,
फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र है ना, योगा का जो दर्शन शास्त्र है एजुकेशन में, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है उनसे बचाने के लिए। ठीक है, योगा फिलॉसफी हैज़ डिमीनिंग इम्पैक्ट ऑन प्रिवेंटिंग हेल्थ मेजर्स। योगा फिलॉसफी फोस्टर्स अ होलिस्टिक अप्रोच promoting self-awareness, mindfulness and healthy lifestyle choices. Yoga philosophy is only spiritual development and more than one of the above or none of the above. चलिए बताइए, सिंपल से सामने ही दिख रहा होगा आपको। भाई योगा की जो फिलॉसफी है क्या करती है, हॉलिस्टिक अप्रोच करती है, मतलब संपूर्ण अप्रोच करती है, आपके शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल हर एक तरीके से सही रखा जाए, आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए प्रमोट करती है, माइंडफुलनेस रखती है, दिमाग एकदम मस्त रहता है, हेल्दी लाइफस्टाइल की चॉइस के लिए बताता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखो कितने क्वेश्चन योगा से आए हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही है। क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन इन योगा ऑन प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ठीक है, सो मेडिटेशन का योगा में बहुत ही क्या पोटेंशियल इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है मेडिटेशन का योगा में, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ, जो मानसिक स्वास्थ्य के विकार होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए क्या काम करते हैं। तो मेडिटेशन हैज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। तो मेडिटेशन आपके मानसिक स्वास्थ्य पर ना ही सकारात्मक ना ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मेडिटेशन इन्हांसेस इमोशनल वेलबींग, ध्यान जो है वो आपका इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। मेडिटेशन रिड्यूसेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन रिस्क, ध्यान आपकी चिंता, ठीक है, थकान और जो डिप्रेशन, तनाव से जो खतरा होता है उसको कम करता है। मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, सो मेडिटेशन रिड्यूसेस एंजाइटी डिप्रेशन रिस्क, सी वाला भी इसका सही होगा। मेडिटेशन इन्हांसेस इमोशनल वेलबींग, ये भी सही होगा। मेडिटेशन हैज़ नाइदर पॉजिटिव नाइदर इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, ये नहीं होगा। बी और सी सही होंगे, इसलिए मोर देन वन ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कह रहा है भाई साहब, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN इन फोस्टरिंग देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, CWSN के लिए फिजिकल एजुकेशन में CWSN के लिए क्या इम्पोर्टेंस होगा। Adapted physical education has no relevance with respect to CWSN. Adapted physical education enhances motor skills, social interaction and self-esteem in CWSN. Yeah, adapted physical education is only for academic achievement. More than one of the above or none of the above. चलिए बताइए क्या होगा, किस लिए फिजिकल एजुकेशन को अपनाया गया इनमें से। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या हो गया भाई, किस लिए अपनाया गया, आपकी मोटर स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, सोशल इंटरेक्शन आपका बढ़िया हो, सेल्फ स्टीम, आप खुद के बारे में बहुत बेहतरीन चीज़ें सोच सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17वां सवाल क्या कह रहा है, कोरिलेट, मैच करना इसमें भी, कोरिलेट स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ विथ अप्रोप्रिएट एडेप्टेशंस इन फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN। ठीक है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं, विकार हैं, ठीक है, उनको हमें मैच करना है। विजुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मोटर मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, दिखने से रिलेटेड जो विकार है वो हो गया आपका, बातचीत कर रहे हैं, इंटलेक्ट हो रहे हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड डिसेबिलिटी बोलने में, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने से रिलेटेड। अब बताइए क्या होगा इसका सही मैच। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए,
विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ब्रेली मटेरियल्स एंड सेंसरी एक्टिविटीज़, जो ब्रेल लिपि से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं टच कर करके जिनको दिखता नहीं है, जो अंधे हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट है जिनके साथ, तो ऐसे मटेरियल जिनको हम टच कर सकते हैं ब्रेल लिपि द्वारा बनाए हों, और सेंसरी जिनको छू करके वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हों। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हम बात करेंगे तो ऑडिटरी क्यूज एंड सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन होने चाहिए इसमें। मोबिलिटी इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स एंड टैक्टिल क्यूज होने चाहिए, इक्विपमेंट्स अच्छे खासे मॉडिफाइड होने चाहिए। हियरिंग इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल एड। ठीक है, विजुअल एड कैसे होने चाहिए, पर्सनल तरीके से, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल एड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। ठीक है, एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, जो अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं उसे हमें एक्सप्लोर करना है। ठीक है, कि किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ करके उसे थोड़ा बहुत सुधारा जा सकता है। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम और अटेंशन डेफिक्ट या हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, इनका हमें सही मैच करना है यहाँ पर, इनको हम किन के द्वारा ठीक कर सकते हैं या सुधार किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए। पहले की अगर हम बात करें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें तो इसको हम स्विमिंग एंड वाटर बेस्ड एक्टिविटीज से, तैराकी और पानी से संबंधित क्रियाएं कराकर हम इसको सही कर सकते हैं। सेरेब्रल पैल्सी की अगर हम बात करें तो ये टीम स्पोर्ट्स विथ मॉडिफाइड रूल्स के साथ टीम स्पोर्ट्स में इसको ठीक किया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये योगा और रिदमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा सही किया जा सकता है। अटेंशन डेफेक्ट या हाइपर एक्टिविटी की बात करें तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स विथ क्लियर इंस्ट्रक्शंस, उसके हिसाब से व्यक्तिगत खेल कराने चाहिए, वो भी क्लियर सही नियम और निर्देश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें सवाल पे चलेंगे। 19वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर CWSN इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स। ठीक है, CWSN में जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में CWSN के लिए जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, ठीक है, उनका बेनिफिट्स क्या होता है ज़्यादातर। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कंपटीशन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर CWSN, तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं CWSN के लिए। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कंपटीशन इनहांस सोशल स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पीयर रिलेशनशिप इन CWSN। तो स्पोर्ट्स कंपटीशन को इंक्लूस अंदर ला करके आपकी सोशल स्किल्स इंप्रूव होती हैं, बढ़ती हैं, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपस में रिलेशनशिप अच्छा बिल्ट होता है। ठीक है, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कंपटीशन आर एक्सक्लूसिवली फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, बाहर एकेडमिक अचीवमेंट के लिए ज़्यादा सही होता है। सो मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ के ही क्लियर हो रहा है यहाँ से, क्लियर तरीके से। ठीक है, कि भैया अगर कंपटीशन इंक्लूड होगा तो आपकी सोशल स्किल्स बढ़ेंगी, आपका आत्मविश्वास, खुद का स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपस में जिनके साथ आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करो उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड होगा अच्छा खासा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द रोल ऑफ एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन इन एड्रेसिंग द यूनिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द रोल ऑफ एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। तो जो फिजिकल एजुकेशन को जो अपनाया गया तो उसका मेन रोल क्या था, किसके लिए, चिल्ड्रन की ज़रूरत, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से जो उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ थी
उसमें शारीरिक शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा साथियों। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन हैज़ लिमिटेड इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रेन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, बहुत ही सीमित स्तर तक प्रभाव डालते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस ओनली, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन जो होती है वो केवल फिजिकल फिटनेस पर फोकस करती है, शारीरिक स्वस्थता पर। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस, एनहांसेस मोटर स्किल्स एंड प्रमोट सोशल इंटरेक्शन इन चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। जो अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन होती है, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसमें अच्छे इंस्ट्रक्शन होते हैं और मोटर स्किल को इन्हांस करती है, सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करती है बच्चों के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन देख के ही आप समझ जाइए, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। ड्यूरिंग इंटेंस वेट लिफ्टिंग सेशंस एन एथलीट एक्सपीरियंसेस मसल फटीग एंड क्रैम्पिंग, एनालाइज द पोटेंशियल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कॉजिंग दीज इश्यूज। क्या कह रहा है, जब लगातार वेट लिफ्टिंग के सेशन चल रहे हो बाहर उठाने का, तो उसमें जो एथलीट का एक्सपीरियंस होता है उसकी मसल्स में क्या हो जाती है, मांसपेशियों में थकान होती है और क्रैम्प आ जाते हैं, ठीक है, खिंचाव भी बोल सकते हैं इसको आप। तो एनालाइज द पोटेंशियल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कॉजिंग, इसमें जो क्रैम्प और थकान आती है मसल्स में लगातार वेट लिफ्टिंग के सेशन में, तो वो कौन सी डेफिशिएंसी या विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किस कमी को दर्शाता है ये पूछ रहा है। विटामिन C डेफिशिएंसी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21 एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे, आ जाओ। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 असर्शन है द टाइमिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। द टाइमिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो जो न्यूट्रिएंट को खाने का या लेने का, इनटेक करने का समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्या ऑप्टिमाइज करने के लिए कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या दिया है, कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स पोस्ट वर्कआउट रिप्लेनिशेस ग्लाइकोजन स्टोर्स मोर इफेक्टिवली देन प्री वर्कआउट, ठीक है। सो अगर आप वर्कआउट से पहले वर्कआउट से बाद में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन ज़्यादा जो स्टोर होगा, जो ग्लाइकोजन स्टोर होगा आप में, वो ज़्यादा इफेक्ट होगा वर्कआउट से पहले कार्बोहाइड्रेट लेने में। मतलब वर्कआउट से पहले आप अगर कार्बोहाइड्रेट ले लोगे तो क्या होगा, ग्लाइकोजन जो स्टोर होगा वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वर्कआउट के बाद लोगे तो ये इसका रीज़न दे रखा है कि ज़्यादा इफेक्ट करेगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भैया। देखो, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, एनर्जी। तो एनर्जी हमें कंपटीशन के टाइम में चाहिए कि कंपटीशन के बाद चाहिए। कंपटीशन के बाद तो हम अपनी मसल्स को, थकान को रिलैक्सेशन करेंगे तो ठीक है। तो ये तो सही है भाई कि न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप प्री वर्कआउट से पहले आपको कैसे लेना है और पोस्ट वर्कआउट के बाद क्या करना है। तो ये तो सही है, लेकिन इसका जो रीज़न दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द रोल ऑफ स्लीप इन द रिकवरी एंड ओवरऑल वेलनेस ऑफ एथलीट्स, ठीक है। क्या बताना है हमको इसमें, रिकवरी, ठीक है। रिकवरी के पीरियड में जब एक खिलाड़ी होता है तो सोना, आराम करना, ठीक है, उसकी पूरी स्वास्थ्य पर क्या असर करता है, ठीक है। तो स्लीप हैज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एथलेटिक परफॉर्मेंस और ओवरऑल वेलनेस। सोना जो होता है, लेटने वाला सोना, नींद, निद्रा, ठीक है, ना ही सकारात्मक प्रभाव डालती है ना ही
नकारात्मक प्रभाव डालती है एक एथलेटिक की स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य पर और परफॉर्मेंस के ऊपर। क्वालिटी स्लीप इन्हांसेस रिकवरी, इम्यून फंक्शन एंड मेंटल वेल बीइंग एथलीट्स। अच्छी नींद, उच्च गुणवत्ता वाली नींद जो होती है वो आपकी रिकवरी को बढ़ा देती है, आपके रोग प्रतिरोधक कार्यक्षमता को बढ़ाती है, आपकी मेंटल वेलबींग, दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करती है। स्लीप इज इररिलेवेंट टू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, किसी काम की नहीं है फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के लिए, या उसके काम में नहीं आती। मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अ क्वालिटी स्लीप, एक अच्छी नींद आपकी रिकवरी को बढ़ाएगी, इम्यून फंक्शन को बढ़ाएगी, आपकी मेंटल वेलबींग को इन्हांस करेगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कोरिलेट करना है हमको चीज़ों को, जिसमें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, 4 चीज़ें दे रखी, इससे क्या क्या इंप्रूव हो सकता है, क्या चीज़ें कम हो सकती है, वो आपको मैच करने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की बात करेंगे तो इसका सही मैच क्या होगा भाई साहब। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपका एंडोरेंस और हेल्थ रिलेटेड, हार्ट को क्या करता है, एकदम स्वस्थ, मजबूत, चकाचक रखता है आपके दिल को। मस्कुलर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो मस्कुलर स्ट्रेंथ रिड्यूसेस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, जितनी भी क्रोनिक डिजीज होती हैं उसकी खतरे को कम कर देता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे सो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव बोन डेंसिटी एंड जॉइंट हेल्थ, आपके जोड़ों की स्वास्थ्य के लिए और आपकी बोन की जो घनत्व होता है उसको बढ़िया बरकरार रखती है। बॉडी कंपोजिशन की बात करेंगे तो एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म एंड वेट मैनेजमेंट, एक अच्छा चयापचय और आपका जो भार का मैनेजमेंट है वो बढ़िया रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन, 25वां सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इलैबोरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस ट्रेनिंग इन अचीविंग वेल राउंडेड फिजिकल फिटनेस। well-rounded physical fitness. Elaborate on the significance cross training in achieving well-rounded physical fitness. जो क्रॉस ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो वो एक अच्छा फिजिकल फिटनेस को अचीव करती है। क्यों? क्रॉस ट्रेनिंग हैज लीड्स टू डिक्लाइन इन ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। ठीक है, क्रॉस ट्रेनिंग क्या लीड करती है, वो ओवरऑल फिजिकल फिटनेस को डिक्लाइन कर देती है, नकार देती है। क्रॉस ट्रेनिंग एनहांसेस कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवर यूज इंजरीज। क्रॉस ट्रेनिंग जो होती है आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को अच्छा रखती है, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को अच्छा रखती है, ठीक है, मांसपेशी शक्ति, सहन शक्ति को, ठीक है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ जितनी भी ओवर यूज इंजरीज होती है उनको कम करने का काम करती है। क्रॉस ट्रेनिंग इज एक्सक्लूसिवली फॉर एलाइट एथलीट्स और मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन देख के क्लियर हो रहा है। क्रॉस ट्रेनिंग क्या करती है, आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को आप और साथ अच्छा करती है और ओवर यूज इंजरीज के रिस्क को रिड्यूस करती है, कम करती है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे, 26वां सवाल क्या कह रहा है भैया, 26वां। इलैबोरेट ऑन द रोल ऑफ सेल्फ असेसमेंट इन स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कल्टिवेशन ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, इलैबोरेट ऑन द सेल्फ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कल्टिवेशन ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। सेल्फ असेसमेंट का रोल बताना है आपको। सेल्फ असेसमेंट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट डेवलपमेंट। सेल्फ असेसमेंट का स्टूडेंट के डेवलपमेंट में क्या रोल है, इन ऑप्शन से आपको बताना है। तो सेल्फ असेसमेंट जो है स्टूडेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। सेल्फ असेसमेंट फोस्टर्स रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, एनहांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, एक्सटर्नल असेसमेंट आर मोर इफेक्टिव दैन सेल्फ असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट जो होता है, बाहरी तत्व जो होते हैं, जो सोचने पे, विचार करने पे जो विचार होते हैं वो खुद के विचारों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, या मोर देन वन ऑफ दी अबव या नॉन ऑफ दी अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन देख के ही आप समझ जाओ सेल्फ असेसमेंट क्या है। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, स्टूडेंट की जो लर्निंग ऑटोनॉमी है, लर्निंग स्किल है, उसको इम्प्रूव करता है। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट द ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग होती है उसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग हैज़ नो ड्रॉबैक्स, कोई ड्रॉबैक नहीं है, एंड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज़। स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को, उनकी खासियत को मापने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मैनी इंट्रोड्यूस बाइसेस। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म मेजर ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब? अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है भैया, एग्जामाइन द suitability of different types of test for physical education objectives। फिजिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ये टेस्ट कहाँ कहाँ सूट करते हैं वो हमें मैच करना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो क्या काम करते हैं भैया? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओके, मेजर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, इवेल्युएट प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो गॉज एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स। परफॉर्मेंस टेस्ट की हम बात करेंगे तो एसेस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है। और एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे तो मेजर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड रिकॉल। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा भैया, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट के सिग्निफिकेंस को मैं एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के मद्देनज़र रखते हुए फॉर्मेटिव असेसमेंट आर इररिलेवेंट इन दिस करिकुलम। इररिलेवेंट है, काम का नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफर कंट्रीब्यूट्स फीडबैक। ठीक है, फीडबैक में कंट्रीब्यूट करता है। एड्स टीचर्स एंड एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ स्किल टेस्ट कंस्ट्रक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हमें स्किल टेस्ट के कंस्ट्रक्शन को रखना है। ओके, अरेंज करना है। पहला दे रहा है, एस्टैब्लिश द एक्सट्रैक्ट प्रोसीजर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट, एनालाइज द गेम और फिजिकल क्वालिटीज, डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एंड कंप्यूट ऑब्जेक्टिविटी, इस्टेब्लिश वैलिडिटी। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, इनके हिसाब से हमें इनकी क्वालिटीज़ को क्या करना है, मेज़र करना है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नंबर 1 पे क्या आएगा भाई? तो नंबर 1 पे आएगा आपका सबसे पहले एनालाइज द गेम और फिजिकल क्वालिटीज़। आप किसी गेम को एनालाइज करेंगे और उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ को पहले समझेंगे। ठीक है, फिर नंबर 2 पे क्या आएगा? नंबर 2 पे क्या आएगा? नंबर 2, अच्छा ई भी है क्या? सेलेक्ट द टेस्ट आइटम्स दैट मेजर्स इक्वल क्वालिटीज़। बिल्कुल नंबर 2 पे यही आएगा। एनालाइज करने के बाद आप जो भी टेस्ट हैं उसके आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं वो देखेंगे। फिर नंबर 3 पे जो आपका आएगा वो आएगा क्या? फिर इसके बाद इस्टेब्लिश स्ट्रैक्ट जो प्रोसीजर होगा उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, फिर उसकी स्कोरिंग वगैरह देखी जाएगी, है ना। और नंबर 4 पे आपका क्या आ जाएगा? इतना इस्टेब्लिश करने के बाद टेस्ट, डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एंड कंप्यूट ऑब्जेक्टिविटी, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। और लास्ट में नंबर 5 पे उसको वैलिडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलो 31, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऑफ टू एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स साइंस।
ठीक है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस को समझने के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज के मद्देनज़र स्पोर्ट्स साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैव लिटिल मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस। स्पोर्ट्स साइंस के कंटेक्स्ट में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का बहुत ही छोटा अर्थ होता है। अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस एड्स इन ऑप्टिमाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए और एथलेटिक की परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स साइंस सोले रिलाइज ऑन एनाटॉमिकल नॉलेज, ठीक है, एनाटॉमिकल नॉलेज के साथ रिलाइज करती है जो स्पोर्ट्स साइंस होती है। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल। ये क्या करती है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑप्टिमाइज करने और एक एथलीट की परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स साइंस में इसका इंपॉर्टेंस होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अनदर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने इसको कराया है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था वो। एटीपी पीसी सिस्टम, एरोबिक सिस्टम, ऑक्सीडेटिव सिस्टम, एनारोबिक सिस्टम। चलिए बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। एटीपीसी सिस्टम तुरंत एनर्जी के लिए, इमीडिएट एनर्जी फॉर एक्सप्लोजिव एक्टिविटीज, विस्फोटक प्रकार की गतिविधियों के लिए तुरंत एनर्जी एटीपी पीसी सिस्टम प्रोवाइड करता है। एरोबिक सिस्टम की बात करेंगे तो क्या होगा, प्रीडोमिनेटली यूज ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एंड लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज़, लंबी दूरी या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह हो गई, लंबे समय तक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो, और कम तीव्रता वाले जो व्यायाम होते हैं उससे रिलेटेड में होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम, सस्टेन एनर्जी फॉर एंडोरेंस स्पोर्ट्स, जो एंडोरेंस जो सहन शक्ति वाले खेल होते हैं उसके लिए लगातार एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनारोबिक सिस्टम की बात करेंगे तो एनारोबिक सिस्टम क्या हो जाएगा, क्विक बर्स्ट फॉर एनर्जी फॉर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, उच्च तीव्रता वाली जो एक्सरसाइजेज होती है उसमें तुरंत जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनारोबिक सिस्टम से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे, क्या कह रहा है, को रिलेट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विद देयर फंक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, जो भी हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है उसको हमें मैच करना है, किससे किससे संबंधित है, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए बताइए, स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो क्या होगा इसका सही जवाब। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, थोड़ा सा इधर घूम जाओ, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटीज़ मूवमेंट, आपको सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है, आपके आंतरिक अंगों को, साथ ही मूवमेंट करने में, गति करने में भी सहायता करता है। नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम क्या करता है भैया, ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का। ठीक है, फिर आपका है थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम की बात होगी तो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। ऑप्शन सी भी यहाँ का सही जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 34 के बाद चलेंगे हम 35 की तरफ, सॉरी 33 के बाद 34, 34वां एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। क्या कह रहा है साथियों, इलेबोरेट ऑन द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन सपोर्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। न्यूट्रिशन का रोल, ठीक है, न्यूट्रिशन का रोल हमें बताना है कि वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में एक क्रिया, शारीरिक क्रियात्मक जो फंक्शन होती है, कार्यशैली होती है, उसमें कैसे सपोर्ट करता है, शरीर की जो क्रियाशैली होगी, और एथलेटिक की परफॉर्मेंस में कैसे असर करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बराबर लगातार बढ़िया एक अच्छा न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं तो वो आपके एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मसल्स मांसपेशियों को रिपेयर करने के लिए, ओवरऑल एथलेटिक परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। और दूसरा क्या कह रहा है, न्यूट्रिशन हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑन एथलीट परफॉर्मेंस, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं करता। न्यूट्रिशन इज़ इररिलेवेंट इन स्पोर्ट साइंस, कोई मतलब नहीं है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल 35,
इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन एथलीट्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, एथलीट में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस जो होती हैं उसका इम्पैक्ट का क्या ऊंचाई है वो हमें पता करना है। ट्रेनिंग एट एल्टीट्यूड इंक्लूड्स, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन, ठीक है, ऊंचाई पर जाकर जब मान लो कोई एथलीट्स प्रैक्टिस कर रहा हो तो वहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होगी एथलीट्स में वो क्या इम्पैक्ट डालेंगी। ट्रेनिंग एट एल्टीट्यूड, कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, पहाड़ों पर ट्रेनिंग हो रही है, तो इंक्लूड्स एडेप्टेशंस लाइक रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और एंडोरेंस, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। या फिर एल्टीट्यूड हैज़ नो सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑन फिजियोलॉजिकल एंड एडेप्टेशंस इन एथलीट, किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ऊंचाई पर प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इज़ इनइफेक्टिव फॉर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, किसी मतलब नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं इसको। ठीक है, इनइफेक्टिव होती है, प्रभावहीन होती है। मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जो हाई एल्टीट्यूड पे जो ट्रेनिंग होती है साथ ही उसमें क्या होता है, आपका रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आपकी एंडोरेंस, आपकी सहन शक्ति क्या हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, एज लाइक प्लेन एरियाज। ठीक है, जो प्लेन एरिया में आप प्रैक्टिस करते हो उससे कहीं अधिक प्रभाव होता है यहाँ पर। 36 की बात करेंगे, कोरिलेट काइंसोलॉजिकल प्रिंसिपल विद देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। काइंसोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से उनको मैच करना है। रेंज ऑफ मोशन, मसल फंक्शन, ठीक है, और भी पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं। रेंज ऑफ मोशन है, मसल फंक्शन है, बायोमैकेनिकल एनालिसिस है एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर है आपका रेंज ऑफ मोशन, यहाँ पर है आपका मसल फंक्शन। ओके, और क्या है, ठीक है, हार्मोनी, जॉइंट्स, मूवमेंट। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब विजिबल होगा आई थिंक। ठीक, दिख रहा होगा आपको, आई होप थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन दिख रहा है, क्लियर है। ठीक है, सो रेंज ऑफ मोशन, मसल फंक्शन, बायोमैकेनिकल एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेशन, इसको हमें सही तरीके से मैच करना। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। रेंज ऑफ मोशन, हार्मोनी, जॉइंट ऑफ मूवमेंट्स एंड एंगल्स, नो। मसल इवैल्यूएशन ऑफ फोर्स, क्वेश्चन नंबर 36, क्या होगा करेक्ट आंसर 36 का। इवैल्यूएट ऑफ फोर्स जनरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट मोबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, चारों ही नहीं है रेंज ऑफ मोशन से रिलेटेड। फिर क्या है, मसल फंक्शन, मसल के फंक्शन की बात करें, फोर्स जनरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, पहले का सभी को देखना, पहले का ए दे रखा है, पहले का ए रेंज ऑफ मोशन, हार्मोनी, जॉइंट मूवमेंट एंड एंगल्स नहीं होगा। दूसरे में पहले का बी दे रखा है, इवैल्यूएट फोर्स जनरेशन से मतलब ही नहीं है। फिर रेंज ऑफ मोशन का क्या दे रखा है, पहले का सी दे रखा है, असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन। सही हो सकता है ये, कोई बात नहीं। इसका आंसर आपका बड़ा विचित्र है, इसे सवाल भी दे देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या किया इन्होंने, आंसर्स को इधर उधर कर दिया है और आंसर्स किसी के साथ कोई भी ढंग से मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से आपका नन ऑफ दी अबव यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लो ऐसे सवाल भी दे देते हैं कि आप परेशान हो जाओ। 37, 37वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, चलो क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ बॉडी कंपोजिशन ऑन बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन का बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में क्या प्रभाव पड़ता है। बॉडी कंपोजिशन हैज़ कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट ऑन बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल
प्रभाव डालता है, या ऑप्टिमल बॉडी कॉम्पोजिशन इन्फ्लुएंसेस फैक्टर्स लाइक बैलेंस, संतुलन, एजिलिटी, ओवरऑल बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स इज सोले डिटरमाइंड बाय मसल स्ट्रेंथ नॉट बॉडी कॉम्पोजिशन, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। 39 पे चलेंगे, 38 पे। इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ जॉइंट स्टेबिलिटी इन प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड ऑप्टिमाइजिंग बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी। इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ जॉइंट स्टेबिलिटी प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड ऑप्टिमाइजिंग बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी। आपकी जो जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो कैसे इंजरीज से प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है, वो आपको बताना। जॉइंट स्टेबिलिटी हैज़ नो सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑन इंजरी प्रिवेंशन और बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी। किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, बचाव करने के लिए। ऑप्टिमल जॉइंट स्टेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड इन्हांसिंग बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स। आपकी बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी को स्पोर्ट्स में इन्हांस करती है, और साथ ही जो क्रूशियल, मतलब एक हिसाब से देखा जाए कि इंजरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अच्छी मानी जाती है। बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी इज सोले डिपेंडेंट ऑन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी नॉट स्टेबिलिटी। जो बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी स्टेबिलिटी पे। मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब? अगर आप जाते हैं बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है 39। प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ इक्विपमेंट्स डिजाइन ऑन बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए, उनके डिज़ाइन के बारे में हमें बताना है यहाँ पर। तो इक्विपमेंट डिज़ाइन हैज़ वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी खेल के दौरान जो बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, उस पर अगर हम इक्विपमेंट के प्रभाव की बात करें तो बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। वेल डिज़ाइंड इक्विपमेंट इन्हांस बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी। जो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल फर्निश, वेल डिज़ाइन इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मशीनें होती हैं, काफ़ी अच्छा प्रभाव डालती हैं। वेल डिज़ाइंड इक्विपमेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग इंजरी रिस्क। जो अच्छी तरीके से इक्विपमेंट डिज़ाइन होते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपकी इंजरी के खतरे को, चोट के खतरे को कम कर देते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसका सी भी आंसर सही होगा और बी भी सही होगा। बी और सी इसके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग जॉइंट बायोमैकेनिक्स इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो इफेक्टिव एक्सरसाइज के जो प्रोग्राम होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, बायोमैकेनिक्स, जॉइंट बायोमैकेनिक्स, जोड़ों की जो बायोमैकेनिक्स है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्रूशियल होती है। ठीक है, तो जॉइंट्स की जो बायोमैकेनिक्स होती है वो एक अच्छे या इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए क्रूशियल मानी जाती, क्योंकि जॉइंट बायोमैकेनिक्स प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द मूवमेंट पैटर्न्स, लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंजरी प्रिवेंशन। क्योंकि जो जॉइंट बायोमैकेनिक्स होती है वो मूवमेंट के क्या पैटर्न होंगे उसको प्रदान करती है, लोड का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो, और इंजरी में कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं वो हमें प्रदान होता है उससे। ठीक है, अब आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का वो क्या होगा साथियों। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जॉइंट बायोमैकेनिक्स इज क्रूशियल डिजाइनिंग फॉर, बिल्कुल इफेक्टिव प्रोग्राम के लिए तो सही होगा, बट इसका रीज़न ये दे दिया है कि मूवमेंट पैटर्न एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंजरी प्रिवेंशन। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच इंडियन रेसलर वॉन गोल्ड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन 2023। 2023 में
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने या कुश्ती के खिलाड़ी ने जीता था? किसने जीता था? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, अमान सहरावत। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। हु होल्ड्स द करेंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 100 मीटर स्प्रिंट एज ऑफ 2023? 2023 में 100 मीटर स्प्रिंट के लिए किस पुरुष ने रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? बताओ। अमिया कुमार मलिक, अमलान बोरोगेन, फिर है मणिकांता हौबिलदार, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मणिकांता हौबिलदार। ठीक है, मणिकांता हौबिलदार। ठीक है, होबलीदार। 43 क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? कल ही डिस्कस किया था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन है इस समय प्रेसिडेंट? मैरी कॉम, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव? बिल्कुल पीटी उषा। पीटी उषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताना है आपको आईओए का गठन कब किया गया था। सभी के आंसर आने चाहिए कमेंट में। आईओए का गठन कब किया गया था और आईओए के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? क्वेश्चन नंबर 44, द इंडियन एथलेटिक टीम क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑफ 4x400 मीटर रिले एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 विथ अ न्यू एशियन रिकॉर्ड टाइम। नए एशियन रिकॉर्ड टाइम के साथ भारतीय एथलेटिक टीम ने क्वालिफाई किया फाइनल के साथ। ठीक है, और उसका टाइमिंग कितना था ये आपको बताना है। बताओ, ऑप्शंस आपके सामने टाइमिंग दे रखा है, क्या होगा इसका सही जवाब? ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें ज़्यादातर आपको नन ऑफ द अबव ही होगा, फंसाने वाले सवाल रहते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या था टाइमिंग। इतना खतरनाक सवाल भी पूछे जाते हैं भाई, बीपीएससी का लेवल बहुत तगड़ा हो चुका है। मनीषा रामादास इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मनीषा रामादास किस खेल से संबंधित है भैया? गोल्फ से, शूटिंग से, रेसलिंग से? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? बताओ, बताओ कमेंट करके। मनीषा रामादास कौन से खेल से रिलेटेड है? गोल्फ से नहीं, शूटिंग से नहीं, रेसलिंग से नहीं। अब कमेंट करके बताइए किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड टू विच स्टेट? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मोर देन वन ऑफ द अबव? किससे? उड़ीसा। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ओडिशा के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। 47, क्या लिखा है ये? कुनलावुत विति दर्शन, कुनलावुत विति दर्शन हु वॉन द इंडिया ओपन टाइटल इज फ्रॉम विच कंट्री? जापान। इंडिया टाइटल जीता जिसने, इंडिया ओपन टाइटल जीता कुनलावुत वितिदर्शन। ठीक है, तो वो कहाँ? हु वॉन द ओपन फ्रॉम विच कंट्री? कुनलावुत वितिदर्शन थे जिन्होंने इंडिया ओपन टाइटल जीता। वो किस कंट्री के थे? जापान के, इंडोनेशिया के, साउथ कोरिया के, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव? चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, बताओ, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नेम्ड एज विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? पहली भारतीय वुमेन खिलाड़ी क्रिकेट की जिसे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? 48 का सही जवाब क्या होगा? हरमनप्रीत कौर, बिल्कुल करेक्ट, हरमनप्रीत कौर। ओके, 49 की बात करेंगे, हाउ मैनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट द रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स हेल्ड इन हांगझाऊ, चाइना? कितने मेडल जीते इंडिया ने? 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, 38 गोल्ड, 28 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, 28 गोल्ड, 41 सिल्वर, 38 ब्रॉन्ज। बताओ कितने मेडल जीते थे?
जो हांगझाऊ चाइना में एशियन गेम्स हुए तो उसमें कितने जीते थे? 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50वां सवाल। किशोर कुमार जेना वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट द एशियन गेम्स विद द डिस्टेंस ऑफ। किशोर कुमार जीना थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता जेवलिन थ्रो में एशियन गेम्स में। कितनी दूरी तक उन्होंने अपना भाला फेंका था, ये आपको बताना है। कितनी दूर तक फेंका था? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, 51 अप। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 80 तक, ठीक है, 51 से लेके 80 तक, और जो पिछले बचे हुए 9 क्वेश्चन हैं उनको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक छोटी सी क्लास में मैं ऐड कर दूंगा उन सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जाती, फिर आप भी बोर हो जाते हैं। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, सो अगर आज का ये प्रयास, आज की हमारी क्लास, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।